हेलो एवरीवन, माई सेल्फ एस के चौधरी। आज क्लास 12 फिजिक्स में बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर हाजिर है। नाम है एडी करंट। एडी करंट बेसिकली एडी जो है वो एक इस वर्ड लिया फैकल्ट नाम के साइंटिस्ट ने। फॉकल्ट, तो हम इसको फॉकल्ट करंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? फॉकल्ट करंट भी कहते हैं। फॉकल्ट करंट्स, तो ये भी इसका दूसरा नाम है। तो ये सेम टॉपिक है बट नेम डिफरेंट डिफरेंट हम इसको कभी कभी यूज़ कर लेते हैं। तो वाटर के अंदर हमने स्विरलिंग देखी होगी, पानी गोल गोल घूमते हुए एक अंदर की तरफ जा रहा होता है। तो इस स्विरलिंग के बेसिस पर हम यहाँ पर इसका नाम जो रखे हैं वो रखे हैं एडी करंट। तो स्विरलिंग ऑफ वाटर बेसिकली वो रीज़न है जिसकी वजह से हम यहाँ पर इसका नाम रखे हैं एडी करंट। वो जो पैटर्न उसमें बनते हैं, आपने देखा होगा पानी के अंदर बहुत सारा पानी घूमता 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 इस तरीके से जो जाता है अंदर की तरफ। तो इस पैटर्न की वजह से हमने इसका नाम रखा है एडी करंट। तो एडी करंट अब हम देखते हैं हमारा होता क्या है। तो हमने अभी तक पढ़ा है अपने प्रीवियस सेशंस में कि भाई जो करंट इंड्यूस्ड होता है या स्मॉल अमाउंट ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है ड्यू टू द चेंज इन फ्लक्स इंड्यूस्ड होता है। यस, हमने पढ़ा है। हमने उसकी डिफरेंट डिफरेंट 3 एप्लीकेशंस पढ़ी हैं कि अगर हम किसी कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराएं तो भी एक इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है। हाँ जी, होता है। अब उस कंडक्टर के अंदर जो करंट इंड्यूस्ड होता है वहाँ पर एक जो करंट होता है, इंड्यूस्ड करंट जो होता है उस कंडक्टर के अंदर, जो मैग्नेटिक फील्ड में इंड्यूस्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से होता है, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड की वजह से होता है, उसे हम क्या कहते हैं? एडी करंट कहते हैं। तो करंट इन ए कंडक्टर इंड्यूस्ड ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड बी। तो मैग्नेटिक फील्ड बी के चेंज होने की वजह से किसी के अंदर, या मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से किसी कंडक्टर के अंदर जो करंट इंड्यूस होता है उसे हम कहते हैं इंड्यूस्ड करंट। अब इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड होने के रीज़न क्या क्या है वो भी हमें यहाँ देखने पड़ेंगे। इंड्यूस्ड होने के रीज़न क्या क्या है? फर्स्ट रीज़न, तो रीज़न हम देख लेते हैं आखिर ये होता क्यों। सबसे पहला रीज़न जो होगा वो ये होगा, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो टाइम के रेस्पेक्ट में, यानी कि अलग अलग टाइम पर अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड जो मिलेगा, वो हमारा पहला और प्राइमरी रीज़न होगा किसका? इसको प्रोड्यूस करने का। दूसरा रीज़न जो होगा वो हमारा होगा ऑसिलेटिंग। ऑसिलेशन जो होगा वो उस कंडक्टर का उसके अंदर एंट्री करते समय या एग्जिट करते समय जो होगा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, या ड्यू टू द कह सकते हैं मोशन, जो वेलोसिटी होगी उसकी वजह से हमारा ये चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। और चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स उस कंडक्टर के अंदर, उस रॉड के अंदर हमारा क्या प्रोड्यूस करेगा? हमारा प्रोड्यूस करेगा क्या? एडी करंट। अब इसके हमारे कुछ और पॉइंट्स भी हैं जिससे हम कह सकते हैं अनडिजायरेबल इफेक्ट्स। अनडिजायरेबल इफेक्ट क्या होंगे? इस अनडिजायरेबल इफेक्ट में जब ये करंट इंड्यूस्ड होता है किसी भी कॉइल के किसी भी कंडक्टर के अंदर, तो होता क्या है कि ये जो है हीट प्रोड्यूस करता है। तो इसका जो कॉज हो जाता है वो हीट प्रोडक्शन हो जाता है। तो हीट प्रोडक्शन जहाँ भी होगा वहाँ हमारा क्या होगा? वहाँ हमारा लॉस ऑफ एनर्जी होगा। लॉस ऑफ एनर्जी, जो एनर्जी बेसिकली हमारी, या पावर जो हमारी होनी चाहिए थी या बननी चाहिए थी, उसकी वजह से वहाँ पर लॉस इन एनर्जी या लॉस इन पावर। तो अनडिजायरेबल इफेक्ट क्या हो जाएंगे? या तो वहाँ अननेसेसरी हीट जनरेट होगी जो हमारे किसी काम की नहीं है, और उसी हीट को हम बेसिकली क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? हीट एनर्जी या पावर बोल रहे हैं, जो हमारी वेस्ट चली जाएगी। तो ये हमारे अनडिजायरेबल इफेक्ट हो गए। अब इस अनडिजायरेबल इफेक्ट को हम कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, यानी कि उस हीट को या एनर्जी और पावर लॉस को हम कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं? तो आपको ये भी समझना ज़रूरी है कि ये जो अनडिजायरेबल इफेक्ट हैं वो किस तरीके से होते हैं, कहाँ होते हैं, और ये हम यहाँ पर सीखेंगे। तो सबसे पहले अब हम स्टार्ट करते हैं हाउ टू मिनिमाइज दिस इफेक्ट, या हाउ टू मिनिमाइज दिस करंट, या हम इसकी हीट और इन सबको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये हम अब करने की कोशिश करते हैं, हाउ टू मिनिमाइज दिस एडी करंट। तो एडी करंट को मिनिमाइज करने से क्या हो जाएगा? हमारा हीटिंग इफेक्ट कम हो जाएगा, और हमारी जो बेसिकली एक एग्जाम्पल होता है चॉकिंग ऑफ कॉइल। तो जो ट्रांसफार्मर में जो चॉक हो जाता है, चॉक इन ट्रांसफार्मर, वो हमारा कैसे स्टॉप हो बेसिकली वो हम आज समझने वाले हैं।
ट्रांसफॉर्मर। तो इसी को हम बेस मानते हुए हम स्टार्ट करते हैं अपनी प्रोसेस ट्रांसफॉर्मर चॉकिंग को। कैसा सबसे पहला इसका सॉल्यूशन होगा, तो मिनिमाइज करना है हमें, हाउ टू मिनिमाइज एडी करंट। एडी करंट को कैसे कैसे कम से कम करा जा सकता है। तो पहला ऑप्शन जो है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम सबसे पहले कर देते हैं लैमिनेशन ऑफ कंडक्टर। तो जो भी हम यूज कर रहे हैं, हम एग्जांपल लिए हैं भी ट्रांसफॉर्मर, तो ट्रांसफॉर्मर के अंदर जो हम कंडक्टर यूज करते हैं या जो हम कंडक्टर हम बेसिकली यूज करते हैं, उस कंडक्टर को हम क्या कर रहे हैं, लैमिनेट कर दे रहे हैं। लैमिनेट मतलब उसके ऊपर एक हम इंसुलेटर की लेयर चढ़ा दे रहे हैं, उसकी हम वार्निश या कोटिंग कर दे रहे हैं, जिससे ये हमारा क्या हो जाएगा, लैमिनेशन हो जाएगा। सेकंड जो हम करेंगे उसको लेंथ इंक्रीज कर देंगे। लेंथ से मतलब क्या है, हम जानते हैं रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, लेंथ पर। रेजिस्टेंस जो है 1/एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया होता है, और रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी पर भी डिपेंड करता है, और रेजिस्टेंस टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। तो ये सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर हम जो फैक्टर जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं वो है लेंथ। तो लेंथ अगर हम इंक्रीज कर दें तो हमारा रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा, और रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा तो हमारा एडी करंट डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं V = IR होता है। और अगर हम R को इंक्रीज करेंगे तो डेफिनेटली I को डिक्रीज होना पड़ेगा जब हम V को कांस्टेंट रखना चाहते हैं। तो V को कांस्टेंट मानते हुए हमें क्या करना पड़ेगा कि हम I को डिक्रीज करना चाह रहे हैं, ये हमारा टारगेट है, तो हमें R को इंक्रीज करना पड़ेगा। R कब इंक्रीज होगा, जब लेंथ इंक्रीज होगी। तो लेंथ कैसे इंक्रीज होगी वो देख लेते हैं। लेंथ इंक्रीजिंग, ये भी एक सॉल्यूशन है ऑफ कोर या मेटल। जो मेटल है वो कैसे इंक्रीज होगा, जब तक अभी हमने बताया हम एक रॉड लेते हैं, हम रॉड ना लेकर हम क्या करते हैं, इस रॉड में कुछ ऐसे सेक्शंस बना देते हैं। इन सेक्शंस के बन जाने से क्या होगा, इन सेक्शंस के बन जाने से हमारा जो लेंथ था, वो लेंथ जो ये था, जो सरफेस लेंथ थी, वो इंक्रीज हो जाएगी। कैसे, इस लेंथ पर अब करंट फ्लो करेगा। जब इस लेंथ पर सारी पर करंट फ्लो करेगा तो ये हमारी लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। तो इसके मुकाबले L1 के मुकाबले L2 बहुत ज़्यादा होगी। L2 इज ग्रेटर देन L1। तो L2 ज़्यादा होने की वजह से ये जो रेजिस्टेंस होगा R2 वो R1 से बड़ा होगा। तो R2 इज ग्रेटर देन R1। तो इस वजह से क्या हो जाएगा, V = IR में जब R2 बड़ा हो जाएगा तो डेफिनेटली I को छोटा होना पड़ेगा। तो I रिड्यूस होने का मतलब ये है एडी करंट का रिड्यूस हो जाना। तो लेंथ बढ़ा देने से हमारा मेटल का करंट रिड्यूस हो जाएगा। और उसके साथ साथ हम क्या करते हैं, ये जो कोर है, जो हम बेसिकली यहाँ पर ये मेटल की एक शीट सी लिए हुए हैं, बहुत पतली सी प्लेट होती है, उसको अगर हम लैमिनेट कर दें तो लैमिनेट करने से वो आपस में जब कनेक्ट होंगी, क्योंकि ट्रांसफार्मर के अंदर बहुत सारी प्लेट्स लगी होती हैं जो आपस में बाउंड होती हैं, तो वो प्लेट्स जब आपस में बाउंड होती हैं तो वो कनेक्ट नहीं होती हैं, वो इंसुलेटर की वजह से सेपरेटेड रहती हैं। लेकिन हम उनको क्या करते हैं, दिखती हमें ऐसा है कि वो कनेक्टेड है, बट कनेक्ट नहीं होती हैं। तो लैमिनेशन एक मेथड है इसका, और एक इंक्रीजिंग लेंथ एक मेथड है। तो इस तरीके से हमारी जो ये प्लेट्स होती हैं यहाँ पर, ये बहुत सारी प्लेट्स होती हैं, थाउजेंड्स ऑफ हंड्रेड्स ऑफ प्लेट्स यहाँ पर लगती हैं। और इन प्लेट्स के बीच में यहाँ पर वाइंडिंग नंबर ऑफ टर्न्स आ जाते हैं हमारे किसके, प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल के। तो ये N2 हो जाता है, ये N1 हो जाता है, तो ये प्राइमरी कॉइल हो जाती है, सेकेंडरी कॉइल हो जाती है यहाँ पर। ठीक है, इस तरीके से। और ये जो आपस में यहाँ पर ये आपको दिख रहा है, ये मेटल जो दिख रहा है ये जुड़ा हुआ, ये बेसिकली इस तरीके की शेप होती है। ये जो शेप होती है वो इस तरीके की होती है। और दूसरी तरफ से भी ऐसी ही शेप आती है हमारी, सेम ऐसी ही शेप इस तरफ से आती है, और ये आपस में एक दूसरे के साथ इंसर्ट होके कुछ इस तरीके की शेप बन जाती है। वहाँ पर बाद में कैसी शेप बन जाती है, कुछ इस तरीके की शेप बन जाती है। तो ये आपस में जो है जुड़ जाते हैं, भिज जाते हैं। तो इसको इधर से पुश करते हैं, इसको इधर से, तो ये इस तरीके की शेप आती है। फिर यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स लगा देते हैं, जिस तरीके से हमारा ट्रांसफार्मर प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के साथ बन जाता है। तो ये हमारा बेसिकली क्या होगा, ये जो प्लेट्स हैं सारी, ये हमें क्या करनी पड़ेंगी, लैमिनेट करनी पड़ेंगी। तो लैमिनेट कैसे होंगी, ये वार्निश में या किसी और ये पर्टिकुलर लिक्विड में डुबाकर इनको अलग करके सुखा के हम इनको लैमिनेट कर सकते हैं, जैसे हम वायर को करते हैं लैमिनेट। वायर पर तो कलर दिखता है, बट इस पर कलर दिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब इसका लास्ट कर लेते हैं हम एप्लीकेशन, किसका, एडी करंट की। एडी करंट की कुछ एप्लीकेशंस भी हैं, तो हम इनको पहले तो समझे कि भाई क्या होता है, फिर क्यों होता है, इसके क्या नुकसान हैं या इसके क्या इफ़ेक्ट हैं। उसके बाद हमने देखा
कि इनको कैसे मिनिमाइज करा जा सकता है। अब हम देखते हैं इसके रियल लाइफ में एप्लीकेशन क्या है। इसके एप्लीकेशन देख लेते हैं, एप्लीकेशंस। तो सबसे पहला एप्लीकेशन हम ले लेते हैं इसका इंडक्शन फर्नेस में। इंडक्शन फर्नेस, फर्नेस मतलब भट्टी। हमारी जो मेटल ओर्स को, मेटल और ओर्स को या फिर बोले तो ओर्स में से मेटल निकालने के लिए, ठीक है ना, ओर्स में से मेटल निकालने के लिए, सेपरेट करने के लिए बेसिकली जो टेक्निक यूज होती है उसे हम बेसिकली कहते हैं इंडक्शन फर्नेस। इंडक्शन फर्नेस वो भट्टी है, वो एक तरीके से इंडक्शन बेस्ड हमारी एक भट्टी है जो काम करती है इंडक्शन फर्नेस की तरह। तो जिसमें क्या होता है कि ये एज ए मैग्नेट वर्क करती है और मेटल्स को अपने ऊपर एक तरीके से अट्रैक्ट कर लेती है, और जो कचरा, ये जो कबाड़ा बचता है, जो गेंगू बचता है, वो ओर्स का अलग रह जाता है। दूसरा जो हमारा आता है वो मैग्नेटिक ब्रेक्स आते हैं। मैग्नेटिक ब्रेक्स, तो मैग्नेटिक ब्रेक्स क्या होते हैं हमारे, बेसिकली जो मैग्नेट की मदद से लगते हैं, ठीक है ना। मैग्नेटिक ब्रेक जैसे साइकिल स्कूटर में जो ब्रेक्स होते हैं वो तो एक अलग मैकेनिज्म के लगते हैं, लेकिन एक मैग्नेटिक ब्रेक्स होते हैं। तो एक मैग्नेट की डिस्क ले ली जाती है, उस मैग्नेट की डिस्क में, और उसके सेपरेट हम एक कॉइल उसमें इंसर्ट कराते हैं। इंसर्ट कराने से मेटल की कॉइल इंसर्ट कराने से, क्योंकि वो मोशन में होता है, मोशन में होने की वजह से उसके अंदर करंट इंड्यूस होता है। करंट इंड्यूस होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, और वो मैग्नेटिक फील्ड आपस में इसका मैग्नेट का और जो यहाँ पर जो हमने इंसर्ट कराई जो कॉइल उसका आपस में इंटरेक्ट करते हैं, और अपोजिट डायरेक्शन में करने की वजह से ब्रेक लग जाते हैं। लास्ट जो इसका एप्लीकेशन है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग, डैम्पिंग वर्ड से ही आपको समझ में आ गया होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हमारा चैप्टर चल रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हम इसको कहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग का सबसे ज़्यादा यूज़ हमारा गैल्वेनोमीटर में है। गैल्वेनोमीटर में है बेसिकली इसका सबसे ज़्यादा यूज़, वो हम देख लेते हैं गैल्वेनोमीटर में क्या यूज़ है इसका। गैल्वेनोमीटर में जो हमारा जो पॉइंटर होता है, जो जो ये पॉइंटर जो पॉइंट करता है 0 1 2 2 2 3 बेसिकली ये जो रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पर स्पैंडल जो होती है, यहाँ पर डैम्पिंग होती है। क्या डैम्पिंग होती है, जब इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट जाता है तो ये पॉइंटर इधर उधर मूव करता है। जब ये इधर उधर मूव करता है तो ये हिल रहा होता है, ये वाइब्रेट कर रहा होता है। तो इसको एक पॉइंट पर स्टेबल करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग कॉन्सेप्ट यूज होता है। उसको क्या होता है कि वो एक फिक्स रीडिंग पर रुक जाएगा, वो हिलेगा तो हम रीडिंग नहीं ले पाएंगे, हम मेजरमेंट नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर वो पर्टिकुलर पॉइंट पर रुक जाएगा तो हमारी रीडिंग कंप्लीट हो जाएगी। तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। तो इस तरीके से इसके 3 एप्लीकेशंस हैं जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इम्पोर्टेंट है एमसीक्यूज़ के लिए। तो इस तरीके से हमारा खत्म हो जाता है एडी करंट ईएमआई में। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग।